वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और लॉ के सेशन में जो आज हम लोग लॉ को कवर कर रहे हैं वो द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, विथ अमेंडमेंट 1988 के साथ है। रूल को हम लोग कल कवर करेंगे और फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो क्लास को शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। शुरुआती आप देख रहे होंगे बहुत छोटा है, क्योंकि वाकई में ये बहुत छोटा सा है। इसका इंट्रोडक्शन है कि ये द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इम्प्लीमेंटेड ऑन 25 अक्टूबर 1980। इसमें केवल 5 सेक्शंस हैं। एक्ट नंबर 69 ऑफ 1980 है ये। इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ है 1988 में। रूल्स जब पढ़ाएंगे तो ध्यान रखिएगा, रूल्स का अमेंडमेंट अलग है, रूल में भी अमेंडमेंट हुए हैं तो वो अलग है, वो कल आपको इसमें देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट एक्ट की शुरुआत जो है बेसिकली जब पहला वन महोत्सव मना भारत में, तो आज़ादी के बाद से, तो वहीं से शुरू हो गई थी। हालांकि हम लोग के पास फॉरेस्ट एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जो फॉरेस्ट एक्ट है वो 1927 हमारे पास ऑलरेडी था, पर उसमें बहुत सारा जो था वो लैकुना था और बहुत सारे सेक्शंस पे डिलेमास भी थे दिमाग में कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। वही चीज़ कुछ वर्ग विशेष के लिए वो छूट थी और कुछ अधिकारियों के लिए वो जो है क्या नाम है कि गेम और हंटिंग के सीजन्स को लेकर भी विवाद बने। तो चूँकि फॉरेस्ट एक्ट जो है वो रूल में जब जाएगा तो वो रूल को आप देखेंगे कि वो वाइल्ड लाइफ को भी कवर करता है। और चूँकि अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपके वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एयर, वाटर सारे को कवर कर रहा है, तो उसके मद्देनज़र जो संशोधन किया गया वो रूल में किया गया और वो रूल का संशोधन हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो कहानी तो यहीं से शुरू हो गई, जो फॉरेस्ट का जो पहला वन महोत्सव मना, और इस वन महोत्सव के मनने के बाद से जो ग्लोबल आपका बेंच पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और जो आपका बेलग्राड चार्टर यूगोस्लाविया में जो भी डिक्लेरेशन साइन हुए, उसमें फॉरेस्ट एरिया को लेकर भी एक संधि हुई। जो फॉरेस्ट एक्ट में बताया गया कि कोई भी कंट्री को हम ग्रीन कैटेगरी में तब रखेंगे जबकि उसका जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो 33% हो उसके पूरे लैंड एरिया का। ये चीज़ आप सबको मालूम है, अमूमन जनरल नॉलेज की बुक में लिखा रहता है, पर इसी चीज़ को आप थोड़ा सा स्टेट लेवल पे ले जाएं तो अगर आप स्टेट पे लैंड एरिया का 33% फॉरेस्ट रख रहे हैं तो वो ग्रीन स्टेट के अंतर्गत आता है। यही चीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आती है। तो ये जैसे जैसे लेवल्स आप गिराएंगे तो भी, पर वो 33% उनका वो रहता है। तो ये फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के अंतर्गत ये सरकार ने कंपलसरी किया। अंधाधुंध लकड़ियों की कटाई और बढ़ रही जनसंख्या के कारण फॉरेस्ट एरिया में इंक्रोचमेंट हुआ। हम वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत जो भी नियम है उसका उल्लंघन किए, और अक्सर टीवीज़ में देखते हैं कि उनके कॉलोनी में शेर टहल रहा है। भाई साहब, कॉलोनी में शेर नहीं टहल रहा है, आप उसके कॉलोनी में घर बनाए हो। तो हमारा इंक्रोचमेंट हुआ। यूनाइटेड नेशन का जो समिट आपका 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, उसमें कहा गया कि पर्यावरण से संबंधित सभी, चाहे आप रोज़गार ले लें, चाहे आप भूखमरी ले लें, चाहे कोई पेंडेमिक्स ले लें, कोई भी चीज़ के लिए जो क्लाइमेटिक फिनोमिना है या इकोनॉमिकल क्राइसिस है ग्लोबल, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया और वो था आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बढ़ने से लैंड यूज़ प्लानिंग और लैंड यूज़ चेंजेस में इम्पैक्ट देखने को मिले। बहुत बड़े मात्रा में एल्बिडोज चेंज हुए जो कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी हिट किए और कर रहे हैं कंटिन्यूअस। तो ये जो फॉरेस्ट के लिए था उसमें कई सारे, अब रूल आप जब पढ़ेंगे, चूँकि ये 5 ही सेक्शन का है, तो जब रूल आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे किए जा रहे हैं, कैसे कैसे इस एक्ट को मॉडिफाई किया गया हर स्टेप पे। तो फिलहाल पहले हम लोग एक्ट को कवर करते हैं। एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर क्या हमको ये पूरा लॉज लिखना ज़रूरी है? तो जी नहीं, इसको आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि आपका सेक्शन, उससे रिलेटेड सब सेक्शन का हेडिंग जो है, आपका सेक्शन का जो भी हेडिंग होगा उसको आप चेंज मत करिएगा। सब सेक्शन के अंतर्गत लिखी हुई बातों को आप थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख सकते हैं, पर फॉर्म्स, शेड्यूल्स
को लेकर कोई गलती मत कीजिएगा। जिस सेक्शन और जिस शेड्यूल के लिए वो फॉर्म निर्धारित है उसी में उसको लिखेंगे, ठीक है। और सेलेक्टेड लिखिए। अगर मान लीजिए कि किसी चैप्टर में, किसी लॉ में 10 चैप्टर है मान लीजिए अमूमन, और 100 सेक्शन है, तो सेलेक्ट करिए आपको 20 नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आप बीएससी में हैं या एमएससी में है तो आपको 5-10 चैप्टर को कंसीडर करना होगा, 5 चैप्टर कंसीडर कीजिए, या 10 चैप्टर को कंसीडर करके 2-2, 3-3 सेक्शंस लिखिए, जैसा आपकी कैपेसिटी हो उसी तरह से। क्योंकि मेरा एक मानना है कि टॉपर डू द सेम थिंग इन डिफरेंट वे, इसको याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं कंटेंट्स के बारे में। अब चूंकि हम लोग तो लॉ पढ़ा रहे हैं तो हमको तो पूरा कवर करना पड़ेगा। अब आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहला कंटेंट आपका जो है, ये कंटेंट 1, 2, 3 देख रहे हैं, ये सेक्शंस हैं। तो पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटिंक्ट कमिटमेंट, दूसरा है रिस्ट्रिक्शन ऑन डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज़। फिर थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी। थर्ड ए कहता है पेनल्टी ऑफ कंट्रावेंस। थर्ड बी कहता है ऑफेंस बाय द अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट। सेक्शन 4 कहता है पावर टू मेक रूल। सेक्शन 5 कहता है अपील एंड सेविंग। तो बहुत छोटे छोटे हैं, आप इसको देखेंगे। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट में वही जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया, पहला फॉरेस्ट एक्ट 1927 का था, उसी के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसी तर्ज पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसको मॉडिफाइड फॉर्म में डाला गया। फिर 88 में कुछ पॉइंट को लेकर संशोधन किया गया, और ये संशोधन था फॉरेस्ट ड्रिवलर्स के लिए। देखिए एक बड़े मज़ेदार आपको मैं कहानी बताता हूँ। अगर जंगल में कोई रह रहा है जो आदिवासी है, जंगल का जो व्यक्ति है, अगर वो पेड़ की लकड़ी को काटता है, पेड़ की टहनियों को वो काट कर उसका इस्तेमाल करता है अपने रोज़मर्रा के जीवन में, खाना बनाने के लिए, फॉर फूड फॉडर एंड शेल्टर, तो उसके ऊपर पेड़, फॉरेस्ट एरिया के जो आपका पेड़ों के काटने का पेनल्टी है वो नहीं लगता है। परंतु अगर आप फॉरेस्ट एरिया के बाहर के हैं और आप आके जंगल में पेड़ काट रहे हैं या टहनी काट रहे हैं, और टहनी काट के इसको आप ले जा रहे हैं अपने साथ फॉरेस्ट एरिया के बाहर, तो आप इसके दायरे में आ जाते हैं। और ये 5 सेक्शन का जो एक्ट है, इसी में आप आएंगे जेल के अंदर, और फिर सारी कानूनी कार्रवाई आपकी फॉरेस्ट रूल और वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत हो जाती है। मतलब अगर जंगल में आप एक ब्लेड लेके भी टहल रहे हैं, चाहे उसमें धार हो चाहे ना हो, बहुत आराम से आपको लंबी सज़ा काटने को मिल सकता है। ये वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास और फॉरेस्ट रेंजर के पास फुल अथॉरिटी है कि वो तुरंत आपको एक लेटर पे जेल के अंदर डाल सकता है, नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। लॉ इतना नहीं है कि हम कह सकते हैं कि नैरो है, नैरो नहीं है, बस ये है कि इसका कई बार ओवरलुक होता है, कई बार लोग इसको जो है जानबूझ के करते हैं, और कई बार जो है इसका दुरुपयोग करने के लिए लोग डिज़ाइंड होते हैं। दे आर नोन एज पोचर्स, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग वाइल्ड लाइफ में। तो अब एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर एक बार हमको फिर से बताइए कि कैसे उसको लिखा जाता है जो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में बोलते हैं। तो देखो ना, इसमें नीचे लिखा हुआ है दिस एक्ट इज़ नोन एज कॉमा करके द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब इसी तरह अगर एयर रूल, वाटर रूल, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल, फॉरेस्ट रूल कुछ भी होगा आप ऐसे लिखोगे। एक्ट है तो एक्ट, रूल है तो रूल। देखो कैपिटल मैंने लिखा है, कैपिटल एक्ट लिखा हुआ है। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 25 अक्टूबर विथ 5 सेक्शन। दिस इज एक्ट नंबर 69 ऑफ 1980 एंड अमेंडमेंट इन 1988। इसमें 1988 में एक बार संशोधन किया गया, ठीक है। और ये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, यही जो है आपका सिविल सर्विसेज में इसको लेकर पूछता है, और इसमें मैंने कोशिश की है कि वो संशोधन को इनपुट किया जाए, और मैंने किया है, जो आपको 3A3 भी दिख रहा है। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ फॉरेस्ट एरिया के बारे में है, फॉरेस्ट लैंड के बारे में है, फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज़। पहला तो है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यदि फॉरेस्ट एरिया है तो वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड है कि आप उस फॉरेस्ट एरिया को अपने नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, परंतु कुछ शर्तों के साथ नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यदि वहाँ पे कल्टीवेशन होता है। क्योंकि देखिए हमको एग्रीकल्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमारे देश का जो इकोनॉमिक्स है
वो हमारे जीडीपी पे डिपेंडेंट है और जीडीपी में मैक्सिमम एग्रीकल्चर का पोर्शन है। तो कल्टीवेशन के लिए टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबर, पाम ऑयल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स, रीफॉरेस्टेशन, इन सब चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का काम उसमें नहीं कर सकते हैं। आप कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आप कोई उसमें जो है बिना नॉन परमिसेबल के आप कोई उसमें कंपनीज़ नहीं इंस्टॉल कर सकते, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान में रखना होगा, इसको हमको इसमें ध्यान में रखना होगा कि जंगल का प्रयोग कोई भी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए ना हो। आप रीएफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, आप उसी जंगल में फिर से प्लांटेशन कर सकते हैं, परंतु आप जंगल का प्रयोग अपने स्वार्थ और हित के लिए नहीं कर सकते। नॉन फॉरेस्ट पर्पस में ये सब आ जाता है। अभी देखिए कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी है आग बिजली के गिरने से, उत्तराखंड में भी लगी थी। फ्रिम्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है नासा का, उसमें फायर की मॉनिटरिंग होती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जंगल की आग से मैसिव बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, मास अमाउंट ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड इलेबोरेट हो जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किए रहते हैं, जब उनको बर्न करेंगे तो वो इलेबोरेट रिलीज़ कर देते हैं वायुमंडल में। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए समझ लीजिए एक तरह का वो लंग्स है हमारे अर्थ का, है ही वो, और कोई है ही नहीं लंग्स। किडनी की बात करें तो फिल्ट्रेशन का काम करता है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है वेटलैंड। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, रूल्स में इसके बारे में बताया गया कि कितने मेंबर होंगे। जैसे वाटर एक्ट में कमेटी थी, वैसे इसमें भी कमेटीज़ बनती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है एडवाइजरी कमेटी को, उसका कमेटी का ग्रांट, अप्रूवल, सारा कुछ जो है गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का साइमल्टेनियस इन्वॉल्वमेंट होता है। सेक्शन 3A पेनल्टीज़ फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट में लिखा गया है कि कम से कम आपको जो पनिशमेंट होगी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 15 डेज़ होगी। अब ये जान लीजिए यही 15 दिन फॉरेस्ट एक्ट के आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ वार्डन या फॉरेस्ट रेंजर चाह लिया तो ये 15 दिन आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकते हैं, और इसी के बाद से आप फंसेंगे रूल में, रूल से जाएंगे आप वाइल्ड लाइफ एक्ट में। और अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी जो है वाइल्ड लाइफ को अपने अंडरटेकिंग में अमेंडमेंट के थ्रू ले चुका है, तो आप वहाँ पर भी नप सकते हैं। फिर ऑफेंस बाय द अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट ऑफेंस कर सकती है, कोई भी अथॉरिटी कर सकती है, पर कोई भी डिपार्टमेंट या अथॉरिटी करेगी तो उसका हेड होगा, उसका जो भी वही अपील करेगा, और अगर गिल्टी पाया गया, गलत इन्फॉर्मेशन दिया, तो वह हेड ही पेनलाइज किया जाएगा। और ये सारा का सारा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत में आएगा। कमेटी मेंबर और इसके बारे में रूल्स में अभी ऐड होगा, जो आप देखेंगे उसमें है सारा कुछ। फिर इसके बाद से सेक्शन 4 कहता है पावर टू मेक रूल। अब देखिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक रूल। अब कैसे लिखा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में मौजूद कोई भी प्रोविज़न, किसी भी सेक्शंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल फ्लेज पावर है कि वो रूल्स बनाए, रूल्स में भी अमेंडमेंट करने की उसको छूट है। तो अटेंटिव रहिएगा, फॉरेस्ट का जो आपका रूल आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस्ड रहिएगा उसको, वो अक्सर एग्ज़ाम्स में उसी से आता है। जो IFS और IFS की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये एलिजिबल हो जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें भी आती हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद से सेक्शन 5 कहता है रीअपील एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आता है। इसमें 1980 का जो ऑर्डिनेंस है उसमें एक छोटा सा है कि आप पुनर्याचिका दायर कर सकते हैं कि आपको जो है गलत तरीके से फंसाया गया या आपके ऊपर पेनल्टी या चार्जेस लगाए गए। इसमें आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग। हैव अ नाइस डे।